Hello and once again welcome to the Indian PhD Mantra. So today we are going to discuss about the UGC guidelines for our PhD program. So UGC ने जो guidelines दी हैं PhD वो cover होती हैं under the minimum standard and procedure for award of MPhil और PhD regulations of 2016. अब क्या होता है, ये regulations देने के बाद UGC इसको टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है. सो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा दैट विल बी ऑन द लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट चेंजेस ऑफ 2018. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का. सो वो कैन बी एलिजिबल फॉर पीएचडी. पीएचडी कौन कर सकता है? सो कैंडिडेट हु इज हैविंग मास्टर्स डिग्री और अ प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर्स डिग्री. ठीक है ना, कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है और वो डिक्लेयर्ड है एज इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री, तो आप पीएचडी कर सकते हो. सो आइदर मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री विच इज इक्वल टू मास्टर डिग्री, और आपका स्कोर वहां पे होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स. ठीक है, तो मिनिमम आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में. तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज 55, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अब बात आती है रिलैक्सेशन की. ये जो हमारा 55% था, इसमें आपको क्या मिलता है? रिलैक्सेशन. तो यूजीसी कहता है कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ मार्क्स फ्रॉम 55% टू 50% इज अलाउड. ठीक है, लेकिन किसको अलाउड है? तो स्टूडेंट वो बिलोंग टू एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी. लेकिन ओबीसी में वो आना चाहिए अंडर नॉन क्रीमी लेयर. ओके, अलॉन्ग विथ डिफरेंटली एबल भी यहाँ पे काउंट होते हैं. और ये कहता है, यूजीसी कहता है कि और एनी अदर कैटेगरी, ठीक है, एज पर द डिसीजन ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को यहाँ पे ऐड करना है तो यूजीसी कमेटी के पास या यूजीसी कमीशन के पास ये पावर है कि वो यहाँ पे उसको ऐड कर सके. बट यहाँ पे राइट नाउ प्राइमरीली सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी एंड डिफरेंटली एबल को रिलैक्सेशन मिलता है 5% का. देन उसके बाद बात करते हैं फॉर एमफिल स्टूडेंट्स, कि अगर आपने एमफिल किया है तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है क्या? तो यस, ठीक है. अ कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड the MPhil coursework with at least 55% marks in aggregate. ठीक है, तो अगर आपका MPhil हुआ है with 55% of marks, then you are eligible for PhD. Okay, now one more point. Successfully completing the MPhil degree shall be eligible to proceed to do research work leading to the PhD degree in the same institution in an integrated program. ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि पहले आप एमफिल कर लीजिए, एमफिल करने के बाद आप पीएचडी कर लीजिए. तो वो कहता है कि अगर आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में है तो आप पीएचडी कर सकते हो अंडर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बट पहले आपका एमफिल क्लियर होना ज़रूरी है. ओके, नाउ बात करते हैं रिलैक्सेशन की. सो रिलैक्सेशन फॉर एमफिल स्टूडेंट ये सेम होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए. मीन्स ये 5% का मिलेगा जो आपका यहाँ पे 55% है. ठीक है ना, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% का है फॉर एमफिल स्टूडेंट, उसको हम 50% ले सकते हैं अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या डिफरेंटली एबल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो जो रिलैक्सेशन है वो सेम होता है. नाउ इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अ पर्सन हुज एमफिल हैज़ बीन इवैल्यूएटेड. ठीक है ना, आपका एमफिल का थीसिस है वो इवैल्यूएट हुआ है, लेकिन आपका वाइवा पेंडिंग है, देन आपको एडमिशन मिलेगा सेम इंस्टीट्यूशन में फॉर पीएचडी, है ना. तो अगर आपका वाइवास पेंडिंग है, सो इफ वाइवास इज पेंडिंग तो सेम इंस्टीट्यूट में मिलता है. अगर वाइवास कंप्लीट हो चुका है तो आप इंडिया की किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट विल बी द ड्यूरेशन. सो पीएचडी प्रोग्राम शाल बी फॉर मिनिमम ऑफ 3 years एंड मैक्सिमम ऑफ 6 years. तो आपका जो पीएचडी है वो चलेगा मिनिमम 3 years के लिए एंड मैक्सिमम 6 years के लिए. अब इसमें एक्सटेंशन आपको कब मिलता है? तो एक्सटेंशन बियॉन्ड दी अबाउ लिमिट, है ना, ये जो मैक्सिमम लिमिट है 6 years का, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो. विल बी गवर्न बाय द रेलेवेंट क्लॉजेस एज स्टिपुलेटेड इन द स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस ऑफ द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड. ठीक है ना, तो जो आपका इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है उनके जो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है
उसके हिसाब से आपको एक्सटेंशन दिया जाता है अंडर दिस मैक्सिमम टेन्योर के लिए, ठीक है। तो ये जो है एक्सटेंशन ये डिफर करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। ओके, नाउ बात आती है रिलैक्सेशन की। तो द वुमन कैंडिडेट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी मोर देन 40%, ठीक है ना। तो जब पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका होना चाहिए डिसेबिलिटी मोर देन 40%, मे बी अलाउड रिलैक्सेशन ऑफ 2 years, ठीक है। तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन अलाउड है। सो अ वुमन कैंडिडेट और कैंडिडेट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी मोर देन 40%, ठीक है, तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है 2 years का फॉर पीएचडी इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो यहाँ पे हमारा था जो मैक्सिमम ड्यूरेशन 6, ये इनके लिए हो जाएगा 8 years का। ओके, नाउ इन एडिशन द वुमन कैंडिडेट मे बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव वंस इन एंटायर ड्यूरेशन, ठीक है ना। तो जो भी आपका पीएचडी का ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में आपको मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव मिलता है अप टू 240 days, ठीक है। तो मैक्सिमम 240 days कैन बी अलाउड एज मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव। ओके, नाउ प्रोसीजर फॉर एडमिशन। सो पहले बात करते हैं उनके लिए जिनका मास्टर्स डिग्री हो चुका है। सो अगर आपका मास्टर्स डिग्री हो चुका है तो आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो एवरी यूनिवर्सिटी कंडक्ट दी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है विथ मिनिमम 50%। तो आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट है तो आप क्या कीजिए, जिस यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी करना है उस यूनिवर्सिटी में पेट के लिए अप्लाई कीजिए, और पेट में आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा, तो 50%। आफ्टर क्वालिफाइंग पीईटी आपको अपेयर होना पड़ता है फॉर इंटरव्यूज। तो ये हो गया हमारा बात जिनका मास्टर्स डिग्री है। नाउ फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, सेट और जीएटीई मतलब गेट। तो क्या है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने नेट, सेट या गेट क्लियर किया है उनके लिए क्या होता है, इन सम यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको पेट क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। मीन्स आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे पेट देने की ज़रूरत नहीं होती एंड यू कैन डायरेक्टली अपियर फॉर इंटरव्यूज। आप डायरेक्टली इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, दैट फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ 70% ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% ऑफ इंटरव्यू और वाइवास। एक्चुअली क्या है, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं रूरल एरियाज को, उनमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती समटाइम्स। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूजीसी कहता है कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है उसमें क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स को हम वेटेज देंगे 70% का, वेरएज इंटरव्यूज और वाइवास के मार्क्स को हम वेटेज देंगे 30% का, ताकि जो कैंडिडेट का कम्युनिकेशन स्किल वीक है उनको इश्यू ना हो। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे खास डिस्कशन कर लेते हैं। कैसा है, यूजीसी ने इंस्टीट्यूशंस को मतलब यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में डिवाइड किया है इन 3 कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो अब ये कैटेगरीज क्या है इसके बारे में हम वंस अगेन कभी फुर्सत में डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट बिलोंग करता है कैटेगरी 3 तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा ओनली एंड ओनली इफ़ यू क्वालिफाई नेट या तो सेट, ठीक है। तो आपको जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए वो इंस्टीट्यूशन अगर कैटेगरी 3 में आता है तो आपको नेट या सेट क्लियर करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। विदाउट दैट आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, और समझो कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में नेट या सेट नहीं कंडक्ट होता तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो आपके सब्जेक्ट में नेट सेट होता है कंडक्ट और कैटेगरी 3 में आते हो तो नेट सेट कंपलसरी, लेकिन आपके सब्जेक्ट में नेट या सेट कंडक्ट नहीं होता है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, इफ़ यूजीसी डज नॉट कंडक्ट नेट और सेट इन एनी सब्जेक्ट देन द अबव कंडीशन विल नॉट अप्लाई। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हमारे जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर्स का स्लाइड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका हमने लिंक आपको देखे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और जो मैंने यहाँ पे बात किया रेगुलेशन एक्ट का, वो रेगुलेशन एक्ट और अमेंडमेंट्स के पीडीएफ फाइल्स भी आपको मिल जाएंगे इसी सेम टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। चलिए बाय, जय हिंद।